इलेक्शन कार्निवल का कारवां 9,775 किलोमीटर के लंबे सफर के बाद आप पहुंचा हिमाचल प्रदेश के डबल हाई प्रोफाइल सीट हमीरपुर में। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा इलाका है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन इसकी सियासी धमक और धाक देखिए दुनिया में, ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी पार्लियामेंट्री से आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी यहीं से आते हैं और ये हमीरपुर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी से प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझते हैं। जैसे कि हमारे शो का कॉन्सेप्ट है, हम अपने शो में कलाकारों को, स्थानीय कलाकारों को मंच देते हैं और उनके टैलेंट को हम दिखाने की ये कोशिश करते हैं। और इसी बीच हमारे साथ आप पहुंचे अनीश अरोड़ा, युवा है और युवा टैलेंट को आपके सामने दिखाने के लिए मंच पर मौजूद है। अनीश, स्टेज इज योर्स। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अनीश ठाकुर और मैं ज़िला शिमला का रहने वाला हूँ। मैं आप सभी के सामने हिमाचल लोकगीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो हमारे हिमाचल की संस्कृति और जो हमारी पहाड़ी सभ्यता है उन्हें दर्शाते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबको ये पसंद आएगा। हो 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 पहाड़ों का ओ साहिबा हुस्न, पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। हो 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 हो। धन्यवाद। तो देखिए, हिमाचल अपनी अनूठी संस्कृति के लिए जाना जाता है और जब इस संस्कृति का संरक्षण और इस संस्कृति को आगे लेकर अनीश जैसे युवा आगे बढ़ते तो वाकई में अच्छा लगता है। जोरदार तालियां अनीश के लिए। एक बार आपने शानदार प्रस्तुति दी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जरा युवा वोटर है, आप युवा है, युवाओं से जरा वोट की अपील करते हुए एक बार अपील करिए जरा हिमाचल के युवाओं के लिए। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि जो वोट है वो मजबूरी नहीं, वो ज़रूरी है, तो सभी जाकर जो है वोट करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोनों ही पार्टी के नुमाइंदे हमारे बीच मौजूद है। पुष्पेंद्र वर्मा कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, अपने कैंडिडेट को डिफेंड करेंगे, तो वहीं नरेंद्र अत्री भी अपनी पार्टी के पक्ष को रखते हुए नजर आएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे शो का जो सबसे अच्छी बात है, नुमाइंदे सामने मंच पर हैं। आप लोगों के जो भी सवाल है बेधड़क पूछिए, जवाब आपको सीधा मिलेगा। सबसे पहले सर आपके पास आते हुए आपके सवाल।
हमारा मेन सवाल इस बात का है, अनुराग जी काफ़ी टाइम से यहाँ पर हैं, एक रेल का मुद्दा थोड़ा सा वो रहेगा, बाकी अदरवाइज विकास के मुद्दे से अगर हम ये बोलना चाहते हैं, यहाँ से सीएम भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, तीन एमपी हैं, सिकंदर जी, नड्डा जी और अनुराग जी। तो जो डेवलपमेंट हिमाचल की स्पेशली हमीरपुर में होनी चाहिए वो शायद थोड़ी सी कमी है। उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। मैम आपके सवाल। मैं कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तो रेल हमारी ऊना तक पहुँच चुकी है, इससे पहले क्यों नहीं बनी? ज्वलंत मुद्दा है ये। इलेक्शन टाइम में ट्रेन क्यों याद आती है, उसके बाद फिर सत्ता में आ जाते हैं या चले जाते हैं या रहते हैं, उसके बाद कोई मुद्दा रहता ही नहीं है। क्या बात है ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये वाजिब सवाल है। सर आप में से कोई सवाल पूछना चाहें? जी। मैं युवाओं की तरफ से एक प्रश्न प्रदेश की कांग्रेस सरकार से करना चाहूँगा। जिन झूठी गारंटियों के साथ प्रदेश में सरकार आई थी, युवाओं के लिए एक वादा किया गया था, साल में 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। इसके साथ साथ में एक वादा किया गया था, हम युवाओं के साथ 2 रुपये किलो गोबर और इसके साथ साथ में 100 रुपये लीटर दूध खरीदा जाएगा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार तो युवाओं की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी कांग्रेस की सरकार। ये जो कांग्रेस सरकार से पूछ रहे हैं 1 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन इनसे ये पूछिए कि पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी जो है वो वहां पे सत्ता में बैठे हैं, आप 20 as a- करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? 20 करोड़ नौकरियां दिखाएं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। एक मिनट, आप एज अ पर्सन पूछ रहे हैं या फिर एज अ कार्यकर्ता? इन्होंने बोला कि 1 लाख, तो मैं इनसे नरेंद्र जी से पूछना चाह रहा हूं कि आपके जो नरेंद्र मोदी सरकार वहां पे बैठी है, 20 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, ये दिखाएं मुझे। मैडम मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारे माननीय आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि हमारे खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, वो आज दिन तक क्यों नहीं आए? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, ये बार बार जो है कांग्रेस सरकार को कोसते ही कांग्रेस ने 17 सालों में कुछ नहीं किया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपने क्या किया? ठीक है, चलिए अब आप दोनों के पास आते हुए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सवालों की बौछार, और कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए आप दोनों से मैं ये कहना चाहूंगी, रिपोर्ट कार्ड कुल मिलाकर यहाँ पे हमीरपुर की जनता आप दोनों से ले रही है। सबसे पहले सर आपके पास आते हुए, क्या उपलब्धि आप यहाँ पे जनता के सामने रख रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उपलब्धि आप हमारी नहीं पूछिए, उपलब्धि केंद्र सरकार की आप पूछिए, क्योंकि 10 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और यहाँ की अगर आप हिमाचल प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं, तो हमारी सरकार को आए हुए 15 महीने हुए हैं। और भाई साहब हमारे पूछ रहे थे कि गारंटियों का क्या हुआ, तो ये पहली सरकार है पूरे भारतवर्ष ने जिसमें 10 गारंटियां दी थी इलेक्शन से पहले, और वो 5 गारंटियां जो है वो 15 महीने में हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पूरी कर चुकी है। तो पहली गारंटी थी हमारी पुरानी पेंशन देना, जो कि उन्होंने पहली कैबिनेट मीटिंग में जो है पुरानी पेंशन बहाल कर दी थी। और मैं साथ में पूछना यहाँ पर लोकसभा के हो रहे हैं, इसीलिए पूछ रहा, यही बोल रहा हूँ मैं, ये पूछना चाहता हूं माननीय अनुराग ठाकुर जी से कि जब पार्लियामेंट में बहस चल रही थी ओपीएस और एनपीएस की, तो वो खड़े होके वहां पे एनपीएस के फायदे गिना रहे थे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि खुद तो वो लेफ्टिनेंट बन गए टेरिटोरियल आर्मी में, हमारे बच्चों को हिमाचल की वीर भूमि जो कि जानी जाती है, फौज में सबसे ज्यादा जो भर्ती होती है वो हिमाचल प्रदेश से होती है, उनको आप अग्निवीर बनाने पे तुले हुए हैं। तो क्या उन्होंने कोई शब्द बोले थे जब अग्निवीर स्कीम बन रही थी पार्लियामेंट में, कहा था कि हमारे बच्चों को अग्निवीर ना बनाए? खुद वो लेफ्टिनेंट है, हमारे बच्चों को अग्निवीर बना रहे हैं। तो और क्या वो ये हमीरपुर की जनता को बताना चाहेंगे कि क्या वो फिर से जीते तो अग्निवीर स्कीम को खत्म कर देंगे? ठीक है, ठीक है। नरेंद्र जी, बेशक आप लोग जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता आपके सामने है, पूछ रही है कि ऊना से हमीरपुर तक रेल आखिर कब पहुंचेगी, वो लाइनें कब बिछेंगी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे जिला हमीरपुर के स्थान को चुना इस डिबेट के लिए। लोकतंत्र में इसका अपना महत्व है। मैं क्रमशः तथ्यों सहित पूरी जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। जो भी प्रश्न हमारे स्थानीय नागरिकों ने पूछे हैं केंद्र सरकार से, उसके बारे में भी, और जो कांग्रेस के प्रतिनिधि ने यहाँ बातें रखी हैं उसके बारे में। सबसे पहले विषय आया ट्रेन का। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने बंधु का, उन्होंने पूछा
मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने दूसरे बंधु का जिन्होंने कहा कि आप 10 कांग्रेस के 60 साल के बारे में ही बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, जब उपलब्धियों की बात हो रही है तो जैसा इन्होंने कहा कि 1.5 साल की बात नहीं हो सकती, 1.5 साल की भी बात होनी चाहिए, 10 साल की भी बात होनी चाहिए, और कांग्रेस जो इससे पहले 60 साल सत्ता में रही उसकी भी बात होनी चाहिए। सबसे पहले ट्रेन की बात इन्होंने करी। सन 1971 में नंगल से ऊना तक ट्रेन प्रस्तावित हुई, पर उसके बाद जब से देश आज़ाद हुआ सबसे कांग्रेस ना तो शिमला से 1 इंच आगे बढ़ पाई, ना जोगिंदर नगर से 1 इंच आगे बढ़ पाई। यदि नंगल से ऊना तक ट्रेन पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के प्रयासों के कारण पहुंची। ऊना से यदि आंबा दौरा तक पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भारतीय जो आज देश के खेल मंत्री भी हैं। सर 10 सालों से आपकी सरकार है, सीधा सा सवाल ये सीधा सा जवाब मैं दीजिए वही बता रहा हूं। कोशिश नहीं कोशिश अंब तक, कोशिश यहाँ तक पूरी क्यों नहीं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जानकारी मुहैया करा रहा हूं। जिस तरह इन्होंने प्रश्न पूछे उस पर आधारित जानकारी मैं मुहैया करवा रहा हूं। अंब इंदौरा जो हमीरपुर से लगभग 1 घंटे के डिस्टेंस पे स्थान है, वहां तक जो ट्रेन पहुंची तो श्री अनुराग ठाकुर जी के प्रयासों के कारण ही पहुंची। यदि दौलतपुर चौक तक जो ट्रेन है वो पहुंची तो अनुराग ठाकुर जी के प्रयासों के कारण ही है। ये तो पूछ रहे हैं कि हमीरपुर तक ट्रेन कब पहुंचेगी। यदि नंगल से अंब इंदौरा तक, दौलतपुर चौक तक ट्रेन पहुंची है, भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई है, और यदि हमीरपुर पहुंचाएगी तो भारतीय जनता पार्टी ही पहुंचाएगी। पुष्पेंद्र वर्मा जी, अब क्योंकि आपके पास आते हुए आपको पता है आपके सामने किस तरीके की शख्सियत के साथ आप लोगों का मुकाबला है, इस बार क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ आप लोगों ने बनाई है सर? क्योंकि देखिए पहले कंफ्यूजन थी, राजदादा का नाम सामने आ रहा था, उसके बाद से उप मुख्यमंत्री का सामने आ रहा था, तो कहा यह भी जा रहा है कि आप लोगों ने वॉकओवर दिया है अनुराग ठाकुर को। देखिए जो कांग्रेस पार्टी है एक बहुत पुरानी पार्टी है, और जैसे आप कह रहे हैं कि वॉकओवर दिया है तो ये आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत से नेता हैं जो कि सक्षम हैं चुनाव लड़ने के लिए। और माननीय उप मुख्यमंत्री का आप नाम ले रहे हैं, उनका थोड़ा पारिवारिक समस्या होने के कारण वो इस चुनाव में उस शक्ति के साथ नहीं आ सकते, तो इसलिए रायजादा जी थे, वो हमेशा से हमारी जो है पहली पसंद हैं, और वो एक धाकड़ नौजवान युवा नेता हैं जिन्होंने कि इनके बीजेपी के अध्यक्ष को वहाँ पे धूल चटा के एक बार दिखा चुके हैं, और वो कोई कमज़ोर नहीं है। और रही बात स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी जो है वो नेता लोग नहीं बनाते, स्ट्रैटेजी जनता बनाती है, ये जनता ने तय करना है। अनुराग जी पिछले 20 वर्ष से यहाँ पे सांसद हैं, उन्होंने तय करना है कि उन्होंने यहाँ पे क्या किया। 10 साल से अगर केंद्रीय मंत्री हैं तो एक केंद्रीय मंत्री का जो बजट होता है वो एक प्रदेश सरकार से ज़्यादा होता है। पहली टर्म में वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, और उन्होंने ऊना से हमीरपुर के जो तथ्य जो आप कह रहे थे मेरे भाई नरेंद्र अत्री जी, तथ्य ये हैं कि उन्होंने ऊना से हमीरपुर के लिए 1000 रुपये जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए उस रेलवे लाइन के लिए डाला। ये हमीरपुर वासियों के साथ मजाक है, तो इसलिए जनता तय करेगी कि स्ट्रैटेजी क्या है। और हम जो है अनुराग ठाकुर को बम्पर वोटों से जिताकर जो है हमीरपुर की जनता भेजती है। नरेंद्र जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस बार मुख्यमंत्री इसी पार्लियामेंट्री से है, उप मुख्यमंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, फाइट को आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि आप लोग यहाँ पर जीत के लिए आश्वस्त है, लेकिन 400 पार का नारा आप लोग दे रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर जीत के लिए क्या रणनीति सर आप? देखिए, हम जीत के लिए आश्वस्त इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, अनुराग ठाकुर जी ने काम किया है। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि इनके प्रत्याशी जो हैं उन्होंने भाजपा के नेता को धूल चटाई है, तो मैं इनको दुरुस्त करना चाहूंगा। आजकल तो उन्होंने खुद ही धूल चाटी है फिलहाल विधानसभा चुनावों में। रही श्री अनुराग ठाकुर जी की बात, तो आज अनुराग ठाकुर जी की उपलब्धियां ना केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर चर्चा की, उनकी कार्यशैली जो है चर्चा का विषय है। आज उनको फॉलो देश के दूसरे सांसद करते हैं, उनकी नीतियों के कारण, उनकी पॉलिसीज के कारण, चाहे वो लोकसभा के अंदर परफॉर्मेंस की बात हो या लोकसभा के बाहर अपने प्रदेश के हित की रक्षा करने की बात हो, उन्होंने एक नहीं अनेकों बार पूरे देश को प्रभावित किया है। और जो ट्रेन की बात बार बार कह रहे हैं, इनके आंकड़े, इनके अपने आंकड़े हैं। वास्तविकता यही है कि हजारों करोड़ रुपया 13 ट्रेनें अनुराग ठाकुर जी ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए शुरू करवाई। डॉक्टर पुष्पेंद्र, क्योंकि देखिए आपके पास आते हुए मेरा अगला सवाल है, क्योंकि इस बार
मुख्यमंत्री यहीं से है, उप मुख्यमंत्री यहीं से, कैबिनेट मिनिस्टर भी यहीं से है। इसके बावजूद हमने देखा कि पिछले कई बार से अनुराग ठाकुर को हमीरपुर की जनता बम्पर वोटों से जिताकर भेजती है। इस बार टफ फाइट देखने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं सर? देखिए, फाइट इस बार टफ ही है। मैं तो आपको पहले भी कह चुका हूं कि ये तो जनता ने तय करना है इस बार के क्या करना है। अच्छा, जनता का भरोसा जीतने के लिए क्या कर रहे हो ये बताइए? हम जनता का भरोसा जीतने के लिए हमने हमारे जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को 15 महीने का जो समय मिला, उस 15 महीने के समय में हमने अपनी जो गारंटियां थी वो 5 की 5 पूरी करी। हमने महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कही थी, हमने वो पूरा करा। और जो बजट हमारा पास हुआ, जो हमारा बजट पास हुआ उसमें हमने 1500 रुपए रखा। और सबसे पहले इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए, उसको रोकने के लिए, महिलाओं की उस सम्मान निधि को रोकने के लिए सबसे पहले जयराम ठाकुर जी वहां पहुंचते हैं, जबकि वो बजट में प्रावधान है। और इलेक्शन कमीशन ने भी उस बात को माना और उसने इस बात को सही ठहराया कि महिलाओं की सम्मान निधि को जारी रखा जाएगा और उनके फॉर्म आज भरे जा रहे हैं और वो भरते ही जा रहे हैं। तो ये बात मैं कह रहा हूं कि 15 महीने के अंदर माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पे आज आप गांधी चौक पे बैठे हैं। गांधी चौक का स्वरूप 15 महीने के, आप 15 महीने पहले आते तो देखते। और अरे दूसरी भाई, बात अनुराग ठाकुर जी ने बोला था इसको बनाने के लिए बजट सैंक्शन करवाया था। अनुराग जी की नीतियों का जो फॉलोअप है वो दूसरे सांसद भी कर रहे हैं। तो उनकी एक सबसे बड़ी पीछे उन्होंने, अब उनकी एक सरकार थी, जयराम जी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। तो मैं देखा करता था कि उनकी भी एक मेरा अस्पताल करके जो स्वास्थ्य जांच सुविधा चल रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो उनकी सरकार थी वो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं दे रही थी। इसका मतलब डॉक्टर साहब ये नहीं था, वो एफर्ट करने पड़ रहे हैं। वो खुद कह रहे थे कि उनकी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। नरेंद्र अत्री जी, क्योंकि जनता का जोश और जज्बा आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जनता और ज्यादा उम्मीद करती है। कुल मिलाकर दिल मांगे मोर। और आज हम दिन भर जो है जनता के बीच थे, उनके मन को टटोल रहे थे। उनकी एक बड़ी समस्या ये भी सामने आई है कि इतने कद्दावर नेता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर यहाँ से आते हैं, इसके बावजूद तो युवाओं को बाहर जाना पड़ता है सर्वाइवल के लिए, नौकरी करने के लिए। देखिए डॉक्टर साहब भावुक हो रहे थे, डॉक्टर हैं, इनको मेडिकल की अच्छी जानकारी है, मैं इस बात से सहमत हूं। पर जो उन्होंने कहा, अनुराग ठाकुर जी के जो प्रयास हैं, जो उन्होंने कहा कि इनको अपनी सरकार पर विश्वास नहीं था, ऐसा नहीं है। इन्होंने, अनुराग ठाकुर जी की ही देन जो है, एम्स कॉलेज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर में खुला, श्री अनुराग ठाकुर जी की देन है। यदि मेडिकल कॉलेज पीजीआई सैटेलाइट यदि सेंटर जो अंदर खुला, वो श्री अनुराग ठाकुर जी की देन है। इसके बाद जो अपने हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्रों के, ग्रामीण क्षेत्रों के जो हमारे बुजुर्ग जो हैं अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते, यदि उन तक अस्पताल अपनी वैन पहुंचाने का प्रयास अनुराग ठाकुर जी ने किया, तो क्या ये प्रशंसा की बात नहीं है? क्या यदि 10 लाख लोगों को, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को वो टेस्ट वैन मुहैया करवाते हैं, सांसद अस्पताल उनके घर तक पहुंचाते हैं, तो ये प्रशंसा करनी चाहिए। हमीरपुर और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ वीरों की भूमि भी कही जाती है। अग्निवीर को लेकर यहाँ पे युवाओं में काफी रोष है सर, क्योंकि इसी धरती ने परमवीर चक्र विजेता को भी दिया है। ना जाने कितने युवाओं ने मां भारती की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मुझे बहुत हैरानी होती है, मैं आपके प्रश्न का स्वागत करता हूं, जिन्होंने भी ये प्रश्न किया उसका मैं स्वागत करता हूं। मुझे बहुत हैरानी होती है जब कांग्रेस जो है देश की सीमा की सुरक्षा की बात और सैनिक के सम्मान की बात करती है, क्योंकि कांग्रेस अधिकतर समय इस देश के अंदर सत्ता में रही, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं, इनको अग्निवीर की खामियां तो निकाल रहे हैं, पर वन रैंक वन पेंशन में 1,20,000 करोड़ रुपया जो है इस देश के करोड़ों सैनिकों के खातों में गया, उसकी बात नहीं करेंगे। यदि ये अग्निवीर की बात करेंगे, पर इस प्रदेश लेकिन नरेंद्र जी, युवा तो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है ना। मैं बात कर रहा हूं, मैं सीधा इसी विषय पर आ रहा। ये बात करते हैं, पर ये 94,000 जो सैनिक इस प्रदेश के अंदर हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके खातों में जो वन रैंक वन पेंशन का हजारों करोड़ रुपए का लाभ हुआ, उसकी वो बात नहीं करते हैं। ये कांग्रेस का, देखिए ये बातों को उलझा रहे हैं। अग्निवीर की बात ये नहीं करेंगे। खुद अनुराग जी लेफ्टिनेंट बन रहे हैं और यहाँ पे हमारे बच्चों को अग्निवीर बनने के लिए वो जो उनको मजबूर कर रहे हैं। आप कहिए कि अग्निवीर को बंद करेंगे। डॉक्टर साहब, ये हमें गर्व है
हमें गर्व है कि अनुराग हमें ठाकुर किस जी बात का लेफ्टिनेंट गर्व होना बने हुए चाहिए? हैं। आज हमारा बच्चा अग्निवीर शहीद हमें हो जाता है बॉर्डर पे, शहीद तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये अग्निवीर योजना है। 19 साल का वो दाखिल होगा, 23 साल का वो रिटायर हो जाएगा। ये अग्निवीर है। तो ठीक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में ये सुनिश्चित किया है कि युवाओं को उनके देश के अंदर सही दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और वो मिल रहा है। वो मिल रहा है, कांग्रेस में नहीं मिला है। अपने देश के युवाओं के अंदर राष्ट्रभक्ति का जज्बा भरने के लिए यदि स्कीम लाई गई है तो उसके पॉजिटिव पहलुओं को देखा जाए, उसके बाद उसकी पॉजिटिव पहलू गिनाइए तो सही उसके। आप पॉजिटिव पहलू गिनाइए तो सही। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरा आप दोनों से रहेगा, क्योंकि 1 तारीख को यहाँ पर लोकसभा की 4 सीटों के साथ 6 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, और सबसे ज्यादा इसी पार्लियामेंट्री पर 4 सीटों पर उपचुनाव है। आपसे सर पुष्पेंद्र जी, क्या आप लोग अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए, उनको कन्विंस नहीं कर पाए? क्योंकि राजनीति के, हिमाचल की राजनीति के इतिहास में जो घटनाक्रम हुआ है, एक कहीं ना कहीं एक दब्बा की तरह देखा जा रहा है। और दूसरा सर, अगर वो आपकी पार्टी में आए हैं, नरेंद्र जी अगर वो आपकी पार्टी में आए हैं तो क्या डील हुई है सर? देखिए आपने बात करी कि हम संभाल पाए कि नहीं संभाल पाए। देखिए, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को संभालने से कुछ नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार किए, खनन किया, उस खनन को रोका गया तो इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर ऑपरेशन लोटस चलाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश है जो कि पूरे भारतवर्ष में ऑपरेशन लोटस को उसने विफल किया है। ये बात है हिमाचलियों की, ये है वीरभूमि हिमाचल की, जिसने ऑपरेशन लोटस को धूल चटा दी है। जिन कांग्रेस के विधायकों की आप बात कर रहे हैं, वो पिछले लंबे समय से विधानसभा के अंदर उन्हीं गारंटियों की बात कर रहे थे जिन गारंटियों की डॉक्टर साहब पूरा होने की बात कर रहे हैं। उन विधायकों ने उन्हीं गारंटियों की बात करी कि मुख्यमंत्री जी आप कब गारंटियां पूरी करेंगे। जब वो नहीं गारंटियां पूरी हो गई तो कांग्रेस की, इस प्रदेश की जनता के साथ साथ उनके अपने विधायक जो थे, प्रदेश सरकार पर विश्वसनीयता उन्होंने खो दी। प्रदेश की सरकार ने विश्वसनीयता खो दी, और तब जाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया। और यदि भारतीय जनता पार्टी के विचारों में, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में कोई विश्वास करता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका अभिनंदन करती है, उसका स्वागत करती है। लेकिन उससे आपके कैडर बेस कार्यकर्ता तो नाराज हो गए, जो सालों से मेहनत करके पार्टी को सींच रहे थे। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो सर्वोच्च नेतृत्व कहता है वो किया जाता है। इनकी तरह नहीं, आपको पता है मैं क्या बोलूं, क्या क्या हिसाब किताब चला हुआ है। अनुशासन हमें दिख रहा है और अनुशासन हमने देखा भी है। डॉक्टर पुष्पेंद्र जी, क्योंकि आप लोग दोहरी परीक्षा से जा रहे हैं, अपनी सरकार को भी बचाना है और 4 सीटों पर राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दे कौन कौन से रहेंगे सर? देखिए, स्थानीय मुद्दे, लोकसभा का चुनाव है तो हम तो जो केंद्र सरकार से यही अपील करते हैं, मुद्दा ये है कि हमारे बच्चों का भविष्य जो आपने अंधकार में कर दिया है, वो अग्निवीर योजना को आप खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे? निश्चिंत मैं आपसे नहीं लेना चाहता वादा, ये वादा चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी आके बोले कि अग्निवीर को हम खत्म कर देंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आप लोग बैकफुट पे हैं। लगातार जनता के बीच, ये ना सिर्फ हमीरपुर में, मंडी में, हिमाचल की बात नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में एक ज्वलंत मुद्दा है। इसके लिए क्या रोड मैप है? जहां तक महंगाई की मैडम आप बात कर रही हैं, महंगाई और बेरोजगारी दोनों। जब कांग्रेस सरकार इस प्रदेश के अंदर आती है तो सबसे पहले अब तक 7 रुपए ये प्रति लीटर डीजल का प्राइस बढ़ा चुके हैं। ये घर में यूज होने वाला डिपू का तेल जो है उसका मूल्य बढ़ा चुके हैं। एक नहीं अनेकों ऐसी चीजें हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं राशन फ्री दे रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हम बढ़ा चुके हैं। टूरिज्म आधारित हिमाचल प्रदेश है। जो भी गाड़ियां आती हैं उन पर एक्स्ट्रा चार्ज जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने लगाया है। रोजगार हिमाचल प्रदेश में पर्यटन से सृजित होता है। उन सारी चीजों पर इन्होंने सुक्खू सरकार ने 15 महीने के अंदर 2200 करोड़ रुपए रेवेन्यू जो है प्रदेश सरकार का बढ़ाया है, जो आज तक कभी नहीं बढ़ा इतिहास में। 25 करोड़ लोगों को देश के अंदर गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, 80 करोड़ लोगों को दिया है। या आप आम जनमानस से पूछेंगे, जरूरतमंद से पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को, जब इस देश के अंदर, इस विश्व ये मान रहे हैं ना कि गरीबी बढ़ी है, महामारी आई थी तो उस समय सहयोग किया था और संकल्प लिया है कि 2027 तक इस देश के 80 करोड़ लोगों को, जरूरतमंद लोगों को जो है राशन दिया जाएगा।
जहां तक रही रोजगार की बात, और 15-15 कांग्रेस लाख भी आने थे। 2014 तक केवल मैडम 350 स्टार्टअप इंडिया के अंदर थे, 350 स्टार्टअप थे। आज इस देश के अंदर 1,17,000 स्टार्टअप हैं। रोजगार आप के डाटा मैडम, रोजगार देखिएगे की तो बात कर रहा हूं प्राइवेट मैं। सेक्टर में रोजगार 22% के- नौकरियां जो है वो घट गई नरेंद्र जी, हैं। एक अहम ये सवाल, पता नहीं अहम कौन सवाल। से स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। हमीरपुर को एजुकेशन 2-4 हब तो भी माना शुरू हो जाता गए है जी। सर, हमीरपुर को एजुकेशन हब भी माना जाता है, लेकिन आज जनता के बीच एजुकेशन हब हमीरपुर को हमारी सरकार ने बनाया, एक मिनट भाजपा सर, सरकार ने बेशक बनाया। बेशक बेशक बेशक, लेकिन जनता का ये कहना है सर, युवा जो है नौकरी के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। आखिर क्यों सर? जब एजुकेशन यहाँ पर है तो रोजगार उनको यहाँ पर क्यों नहीं मिलता? एजुकेशन हब इन्होंने कहाँ से देखिए, बनाया? देखिए अकेडमियां मैडम, खोल के देखिए मैडम, एजुकेशन हब हमीरपुर, बनाया। चाहे बात हमीरपुर की, आज का सबसे ग्लोबलाइजेशन बड़ा का जमाना है, आज संस्थान ग्लोबलाइजेशन का एजुकेशन जमाना है। REC नौजवान वो जो कांग्रेस सरकार एनआईटी में जैसे खुला है। संस्थानों से पढ़ते हैं, एनआईटी जैसे संस्थानों से पढ़ते हैं, वो कांग्रेस सरकार ने खोला है, आप बताएं। अरे भाजपा ने नया खोला है भाई, संस्थान भाजपा ने बनाया, खोला नया है, संस्थान भारतीय जनता पार्टी बनाया। ने खोला है। और संस्थानों से- जानकारी ले। अरे तो उनको रोजगार के, अच्छे रोजगार के लिए उनकी एजुकेशन को मीट आउट करने वाली हुआ करता था, वो एम्प्लॉयमेंट है, वो वो बाहर कांग्रेस उसके सरकार लिए ने बाहर बनाया। जाना ये पड़ता है। बताएं कि भारतीय इन्होंने जनता कौन सा पार्टी ने एक संस्थान एनवायरमेंट बनाया है, एजुकेशन का यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का खोला जमाना है। बनाया। मेडिकल कॉलेज जो है वो ठाकर सुखविंदर सिंह अरे भाई, वो सुक्खू जी के समय में भाजपा ने आया है। 2015 में देश के अंदर मोदी जी की सरकार थी और उस समय ही वो बनना शुरू हुआ। एक मिनट नरेंद्र जी, आपदा को लेकर मेरा सवाल था सर, क्योंकि कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि केंद्र की आपदा तरफ से में कोई नरेंद्र सहयोग मोदी नहीं जी किया सरकार ने गया था। 1800 JP नड्डा करोड़ यहाँ रुपया से आते हैं, सैंक्शन किया, अनुराग ठाकुर जिसका यहाँ से आते हैं, मिसयूज जो इसके कांग्रेस बावजूद सरकार यहाँ ने पर जो है यहाँ हिमाचल की किया। जनता 1800 को करोड़ रुपया आपदा छोड़ के दिया समय गया में था। नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आपदा के जब जैसे ही आपदा आई, हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे आपने केंद्रीय आपदा के मंत्री झूठे आदरणीय आंकड़े अनुराग सुनिए। ठाकुर जी सभा वहां पहुंचे, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने देखिए, व्यवस्था करी। आपदा 1800 करोड़ हिमाचल रुपए का प्रदेश में आंकड़ा, हुई। 1800 माननीय करोड़ रुपया जो प्रधानमंत्री सैंक्शन। नरेंद्र मोदी ने अपने सर्वेयर जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर भेजे कहाँ? और उन्होंने खुद कहा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 11,600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और बाकी रही इनके 1800 करोड़ की, तो पता नहीं वो भी ट्रेन की तरह कहीं उन्ना स्टेशन पे ना रह ये गया हो। 1800 करोड़ रुपए। 1800 करोड़ तो ये बात पहुंचे, है। और आपदा 1800 के करोड़ समय माननीय पहुंचे। बोलो मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के 4500 नेताओं, करोड़ रुपए कांग्रेस का के पैकेज नेताओं के जो है रिश्तेदारों हिमाचल प्रदेश और के उनके लिए दिया है। पिछलगुओं को और उनकी हम उसका तारीफ मिसयूज करते किया हैं गया, कि इतने आर्थिक मिसयूज किया संकट गया। के बाद उन्हें मिसयूज ऑफ फंड्स अनुराग by the ठाकुर बताएं कांग्रेस कि पार्टी। उन्होंने क्या आपने उसमें केवल सैलरी से misuse of कुछ funds किया था। आपदा के लिए? एक और इम्पोर्टेंट सवाल डॉक्टर पुष्पेंद्र जी आपसे, क्योंकि कहा जाता है कि जब से आपकी सरकार यहाँ पर आई है, आरोप ये लगा रही है विपक्ष कि यहाँ पे भ्रष्टाचार, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कहाँ से बुलंद हो रहे हैं? आपके सामने आप खुद ही कह रहे हैं कि आए 9 दिन, विधायक आए भाग के दिन, अभी चले गए। पालमपुर की उन्हीं घटना का के तो सुनिए खनन किसी था, नरेंद्र वही जी, तो बेटी, खनन माफिया बेटी, थे, वही तो भ्रष्टाचारी नरेंद्र जी, थे। प्लीज उन्हीं बोलिए। के ऊपर तो लगाम लगाई, उन्हीं को तो ये 9 को खरीद के लेके गए हैं। उन्हीं की चार तो बात हो रही है। चार गुना उन्हीं अपराध के की तो दर हिमाचल भ्रष्टाचार को प्रदेश में रोका बढ़ी है था। एक साल में। उनके चार भ्रष्टाचार गुना। को रोके इन्होंने ऑपरेशन लोटस इन्होंने चलाया, तभी उनके साथ मिलके तो भ्रष्टाचार, खनन, इन सब को रोका गया। और हमीरपुर क्या हिमाचल की जनता जानती है एक युवक को कि इतने 15 टुकड़े उसके किए जाते हैं चंबा के अंदर। पालमपुर में 10 दिन पहले, 15 दिन पहले एक बेटी पर एक सरफिरा जो है वो 12 बार दराट से हमला करता है। बद्दी के अंदर 2 महिलाओं को अगवा किया जाता है। अरे बोरंज के अंदर एक बहन के साथ अमानवीय व्यवहार होता है। इसकी ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं आप हमारे नेता कॉलेज के आसपास ग्राउंड खोलते हैं और ये कांग्रेस सरकार जो है इन्होंने ठेका खोल दिया हुआ है। ये बताइए जरा, क्योंकि पहला सवाल रेल से रिलेटेड था और आखिरी सवाल भी मेरा वही रहेगा कि हमीरपुर में रेल कब पहुंचेगी? देखिए अनुराग ठाकुर जी ने, पहुंच पाएगी, देखिए जो अनुराग मुद्दे लग ठाकुर रहे जी हैं। ने ही नंगल से अंब तक रेल पहुंचाई यहाँ पे है और रायगढ़ हमीरपुर तक क्या, एक्सप्रेस लाएगा। हमीरपुर तक क्या, हमीरपुर से रानीताल से लेके बिलासपुर तक का सर्वे भी हमारी सरकार, मोदी सरकार कर रेल रही यहाँ पे है। और रायजादा रेल एक्सप्रेस कनेक्टिविटी, चलेगी, रेल कनेक्टिविटी, सुपरफास्ट ट्रेन सड़क चलेगी, कनेक्टिविटी। रायजादा एक्सप्रेस। डॉक्टर साहब भी वीकेंड पे जब चंडीगढ़ जाते हैं तो पहले 5 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे लगते हैं। किसके कारण? अनुराग ठाकुर जी ने जो हाईवे बनाए। और जो रेल की बात ये कर रहे हैं कांग्रेस की, तो वैसे ही रेल बनी हुई है, पिछली बार इनकी वैसे अनुराग ही जी रेल के बनी चुनाव हुई से है। पहले गडकरी ये तो अपनी विकास की गाथा गिना रहे हैं सर। आप लोगों बात आप जनता लोगों की की गाथा मुद्दों को लेकर जनता के बनाई बीच जाओगे। नहीं है। हमीरपुर ये ये तथ्य 4 पर लेन आधारित बनाई विकास है। जाएगी। ये 4 लेन को 2 लेन इन्होंने कर दिया है। ये बताएं कि वो 2 लेन है कि नहीं है? गुरुजी आपने वो तो 4 सिंगल क्यों लेन नहीं मिली है? छोड़ी थी। तो ये जो आपसे तो 60 जुमला साल में है, ये सिंगल जो लेन भारतीय नहीं बनी। जुमला पार्टी का जुमला है, वो अब नहीं आपसे तो चलेगा। 60 साल में सिंगल जनता लेन जो है नहीं बनी। भली भांति आप 10 परिचित साल में है हमारी जुमलों डबल से। लेन 4 लेन बन रही है, उस पर प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न नहीं करे, 4 लेन नहीं बन रही, वो 2 लेन बन रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, डॉक्टर साहब, दैट इज 2 लेन, नॉट 4 लेन। डॉक्टर पुष्पेंद्र जी,
यहाँ पर देखिए, ये तो अपने विकास की एक के बाद एक जनता के सामने रख रहे हैं। इस बार सर क्या आप लोगों की ऐसी स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि देखिए चारों सीटों पर आप लोगों को फाइट भी देनी है और यहाँ पर लोगों को कांग्रेस पे विश्वास है, उनके चुनाव में मुख्यमंत्री पे विश्वास है, उनके उप मुख्यमंत्री पे विश्वास है और वो काम कर रहे हैं। आज आप गांधी चौक पे बैठे हैं, इसका स्वरूप देखिए जो बदल गया। आज से 15 महीने पहले इसका स्वरूप ये नहीं था। आप यहाँ के किसी भी सार्वजनिक शौचालय में जाइए, आप स्वरूप देखिए उसका, जो आपके करोड़ रुपए से बस स्टैंड का कार्य नहीं हो रहा था। आप मुझे बताइए, आज वो 2024 में शुरू वो तब संभव हुआ जब नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, वो विकास तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो हैं वो नगर परिषद में बैठे हैं, हमारे प्रसाद जी बैठे हैं, हमारे सुशील जी बैठे हैं, हमारे भाई बैठे, विनय जी बैठे हैं, ये इनके जुड़े हुए हैं, भावुक हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं और आप जनता को आप 20 साल से ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते। हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट सवाल आप दोनों से, क्योंकि देखिए वोटिंग विनय जी बैठे हैं, हमारे पार्षद बैठे हैं, ये इनका विकास है, इनकी देन है। भाई अजमेर जी हैं हमारे, उनका विकास है, ये कांग्रेस का विकास नहीं है जी। सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए, क्योंकि आप देखिए चुनाव अपने आखिरी दौर में है, वोटिंग परसेंटेज गिरता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग का परसेंटेज बढ़े, इसके लिए आप दोनों ही पार्टी की क्या कोशिश रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर, न केवल भारतीय जनता पार्टी ने, पर हमारे विचार परिवार से जुड़े हुए सभी संगठनों ने प्रदेश के अंदर मतदाता जागरूक अभियान छेड़े हैं, जिसका सीधा कारण यह है केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगना नहीं, लोकतंत्र के महत्व पर आम जनमानस के बीच में चर्चा करना, नौजवानों को प्रेरित करना कि वो अधिक से अधिक संख्या में जो नव मतदाता है मतदान के लिए जाएं और दूसरे लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें। ये हमारी योजना का हिस्सा है। देखिए, हम मतदाताओं को जागृत कर रहे हैं और जो सोए हुए हैं 10 साल से उनको भी जागृत कर रहे हैं और जो नौजवान हमारे हैं वो तो पहले ही उत्साहित हैं। इस बार अग्निवीर जैसी ये जो स्कीमें लाई गई हैं उनको तोड़ मरोड़ के जो पेश किया गया है, तो जागरूक है मतदाता हिमाचल का, अपने मुख्यमंत्री से वो प्यार करता है और आपके सामने आपने देखना यहाँ पे 75% से ऊपर वोटिंग होगी और अनुराग ठाकुर जी की इस बार जो है वो विदाई तय है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से, ये तय है। ठीक है सर, ठीक है, आप दोनों आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमीरपुर की जनता से हम अपील करते हैं कि 1 तारीख को वोट डालने जरूर जाए, क्योंकि ये पर्व है, महापर्व है गर्व का। अपने वोट का जरूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि जब आप वोट डालते हैं तो अपने 5 साल के लिए अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछ सकते हैं कि आपने हमारा काम कितना किया। अपने रेल को लेकर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इलेक्शन कार्निवाल में हमें दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे अपने नए कारवां के साथ।